कहानी शुरू होती है एक तजुर्बाकार पायलट रिच से जो अपनी जिंदगी की आखिरी फ्लाइट उड़ाने वाला है। रवानगी से एक रात पहले वो अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा होता है। दूसरी तरफ उसका फर्स्ट ऑफिसर बीन अपनी घरेलू जिंदगी से परेशान है। उसकी बीवी बार बार फोन करके उसे घर वापस आने का कहती है क्योंकि उनका बेटा बीमार है, लेकिन बीन जानबूझकर ऐसी फ्लाइट्स चुनता है जिनसे उसे घर न जाना पड़े। इसी वक्त एयरपोर्ट पर डेन नाम का एक मुसाफिर खड़ा था। उसकी चार्जिंग केबल में खराबी थी और उससे धुआं निकल रहा था। फिर भी वो अपना पावर बैंक एक सुर्ख रंग के बैग में रख देता है। कवायद के मुताबिक ऐसा सामान चेक बैगेज में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन लॉस एंजलिस से शंघाई जाने वाली फ्लाइट रवाना होने वाली है। मुसाफिरों में एक छोटी बच्ची कोरा भी शामिल है, जिसे हवाई सफर से डर लगता है। बीन उसे यकीन दिलाता है कि हवाई जहाज दुनिया का महफूज तरीन सफर है, लेकिन उसे क्या मालूम कि चंद घंटों बाद यही बात गलत साबित होने वाली है। तैयारे में कुछ ए स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी मौजूद थे। एक अमरीकी खिलाड़ी चीनी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने लगता है। इसकी टीम का कप्तान भी उसका साथ देता है, लेकिन कोच दरमियान में आकर माजरत कर लेता है और मामला ठंडा हो जाता है। इस फ्लाइट के कप्तान का नाम रिचर्ड था। तैयारा उड़ान भरता है और तब हमें मालूम होता है कि बीन पहले एयरफोर्स में था। उसने अपने सीनियर अफसर पर हाथ उठा दिया था क्योंकि वो कवायद की सही पाबंदी नहीं कर रहा था। इसी गलती की वजह से बीन अपनी मुलाजमत, पेंशन और दीगर मराहत से महरूम हो गया। अब वो एक छोटी एयरलाइन में फर्स्ट ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहा था। दूसरी तरफ स्पोर्ट्स प्लेयर लिली अपने कैप्टन सेम से पूछती है कि वो उसका खत पढ़ने से इतना डर क्यों रहा है। सेम कहता है कि वो डर नहीं रहा, बस चीना वापस पहुंचने के बाद पढ़ेगा। फिर वो वॉशरूम की तरफ जाता है जहां उसने लिली के खतूत अपने फोन कवर के अंदर छुपा रखे थे। इधर कोरा का वालिद उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि कम से कम अपने भाई फिन के साथ अच्छा सलूक करो, लेकिन कोरा इसकी बात नहीं सुनती क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। कोरा का वालिद वॉशरूम चला जाता है और कुछ देर बाद उसकी सौतेली माँ भी उसके पीछे चली जाती है। जहाज कामयाबी से उड़ान भर लेता है। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है। मुसाफिर आराम से बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं और कुछ सो रहे हैं, लेकिन अचानक जहाज के कार्गो होल्ड में मौजूद डेन की लिथियम बैटरी खराब होना शुरू हो जाती है। बैटरी से चिंगारियां निकलती हैं और देखते ही देखते आग भड़क उठती है। फन को अपने वालिदैन नजर नहीं आते तो वो कोरा से पूछता है कि वो कहाँ है। कोरा मजाक में कहती है वॉशरूम के पास एक स्विमिंग पूल है, वो वहीं गए हैं। फन वहां पहुंचता है, लेकिन गलती से दूसरे हिस्से में चला जाता है जहां एक आदमी वीडियो गेम खेल रहा था। फन उसके पास बैठकर खेलने लगता है। अचानक कॉकपिट में वार्निंग आती है। कार्गो कंपार्टमेंट में धुआं और आग का पता चल चुका था। बिन फौरन फायर सेपरेशन सिस्टम फाल करता है, लेकिन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता। हालात बिगड़ते देखकर वो रेडियो पर करीब तरीन एयरपोर्ट की मालूमात मांगता है। उन्हें गवाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब तरीन मिलता है, जो तकरीबन 400 नॉटिकल मील दूर था। इसी दौरान कोरा अपने वालिद को फोन करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है, जबकि तलबारे के 2 क्रियो मेंबर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर कार्गो में पहुंचते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग तेजी से फैलती जाती है। जलता हुआ कंटेनर अपने बंधनों से आजाद हो जाता है और आगे सरकते हुए कुछ सिलेंडरों से टकरा जाता है। इसके फौरन बाद तैयारे के अंदर तबाही मच जाती है। सिलेंडरों के फटते ही जहाज के ढांचे में एक बड़ा सुराख हो जाता है। सामान हवा में उड़ने लगता है और कई मुसाफिर जख्मी हो जाते हैं। जहाज का एक इंजन फट जाता है और उसके साथ ही जहाज की दीवार का एक हिस्सा उड़ जाता है। कई मुसाफिर हवा के दबाव की वजह से बाहर खिंच जाते हैं। कॉकपिट में रिच और बीन सूरत हाल संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जहाज बुरी तरह तबाह हो चुका है। रिच फैसला करता है कि जहाज को समंदर में उतारना ही वाहिद रास्ता है। उसी अफरा तफरी के दुर्स लिली कोरा को पकड़कर महफूज रखने की कोशिश करती है। तमाम मुसाफिरों के सामने ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कोरा के वालिद और सोतेली माँ वॉशरूम में बेहोश पड़े हुए थे। उड़ता हुआ सामान कई लोगों को जख्मी कर देता है। उधर कैप्टन रिच तैयारे को नीची और महफूज बुलंदी पर ले आता है। फिर वो ऐलान करता है कि अब जहाज महफूज बुलंदी पर है और लोग ऑक्सीजन मास्क उतार सकते हैं। उधर कैप्टन रिच फैसला करता है कि अब जहाज को समुंदर में उतारना ही पड़ेगा। वो बीन से कहता है कि फौरन इजाफी ईंधन खारिज करना शुरू करो। फिर वो तमाम मुसाफिरों को ऐलान के जरिए मुमकिना तसादुम के लिए तैयार रहने को कहता है। तमाम लोग खौफ के मारे अपनी सीटों पर झुक जाते हैं, लेकिन जहाज बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। कॉकपिट में रिच और बीन मुसलसल बहस कर रहे थे कि इस हालत में लैंडिंग कैसे की जाए। बीन मशवरा देता है कि जहाज को मोड़कर समुंदर की लहरों के मुतवाजी उतारा जाए। दोनों मिलकर रफ्तार कम करने की कोशिश करते हैं। रिचर्ड बीन से कहता है अपनी सीट पूरी पीछे करो और हार्नेस अच्छी तरह किस लो। पूरा जहाज चीखों से गूंज रहा था। अगले ही लम्हे जहाज जोरदार धमाके के साथ समंदर से टकराता है। पानी पर फिसलता हुआ वो नीचे मौजूद चट्टानों से जा टकराता है। टक्कर इतनी शदीद होती है कि एक पर अलग हो जाता है और पूरा जहाज उलट जाता है। कुछ ही लम्हों बाद तैयारा 2 हिस्सों में टूट जाता है। कुछ लोग मौके पर ही मर जाते हैं, जबकि चंद खुशकिस्मत
अफराद जिंदा बच जाते हैं। पायलट रिच का पांव जहाज के मलबे में बुरी तरह फंस जाता है। बेन और फ्लाइट अटेंडेंट पीनी उसे निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। आखिरकार रिच समझ जाता है कि वो बच नहीं सकेगा। काकपट में अकेला बैठा रिच अपने खानदान की तस्वीर देख रहा था। अचानक शीशा टूट जाता है और समंदर का पानी उसे अपने साथ बहा ले जाता है। इधर पिछले हिस्से में मौजूद एक बुजुर्ग खातून बेकी अभी तक जिंदा थी। उसे होश आ जाता है। सब लोग समझ जाते हैं कि पानी मुसलसल ऊपर आ रहा है, इसलिए उन्हें मजीद ऊंची जगह पर जाना होगा। तैयारे में एक ELT मौजूद होता है जो हादसे की सूरत में जहाज की लोकेशन भेजता है। इस वक्त वो दरमियानी हिस्से में मौजूद था। ये जानने के लिए कि वो खुद ब खुद फाल हुआ है या नहीं, किसी को वहां तक तीर कर जाना पड़ता। बीन फैसला करता है कि वो खुद जाएगा। वो लाइफ राफ्ट पीनी और कोरा के पास छोड़ देता है, लेकिन पीनी उसे बताती है कि कोरा पहले एक प्रोफेशनल टेरिक रह चुकी है। कोरा भी साथ जाने की जिद करती है क्योंकि वो अपने वालिदैन और भाई को तलाश करना चाहती थी। पीनी उसे समझाती है यही रहो और अपने जूतों का ख्याल रखना। इतना कहकर वो खुद पानी में उतर जाती है। पीनी के जाते ही कोरा समंदर में शार्क मछलियां देख लेती है। वो जोर जोर से चीख कर पीनी को खबरदार करने की कोशिश करती है, लेकिन पीनी उसकी बात सुन नहीं पाती। तभी बीन राफ्ट को पानी में उतारता है और दोनों पीनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जहाज के पिछले हिस्से में फंसे लोग सिर्फ एक एयर पॉकेट की वजह से जिंदा थे। अगर वो दरवाजा खोलते तो पूरा हिस्सा पानी से भर जाता और सब हलाक हो जाते। इधर समंदर में शार्क पीनी के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उसे दूर से कोरा की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन अल्फाज समझ नहीं आते। अगले ही लम्हे शार्क उस पर हमला कर देती है। बीन पूरी कोशिश करता है कि पीनी को ऊपर खींच ले, लेकिन वो उसे बचाने में नाकाम रहता है। इसके बाद शार्क उनकी राफ्ट पर भी हमला करती है। बीन एक चप्पू के जरिए उसे पीछे हटाने की कोशिश करता है और किसी न किसी तरह उसे दूर भगा देता है। इसी दौरान दरमियानी हिस्से में मौजूद तमाम लोग एक कोने में जमा हो जाते हैं। वजन एक तरफ आने से पूरा हिस्सा थोड़ा सा आगे सरक जाता है। एक खातून फिसल कर पानी में गिर जाती है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से खुद को दोबारा ऊपर खींच लेती है। इधर उल्टे पड़े जहाज के हिस्से में जोई मीट के जख्मी हाथ पर पट्टी बांध रही थी। सब लोग मिलकर खौफजदा फन को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सीम सबको बताता है कि कुछ लोगों को वापस पानी की तरफ जाना होगा क्योंकि जहाज का हिस्सा एक कोरल रीफ पर अटका हुआ है। अगर वजन कम न किया गया तो ये किसी भी वक्त फिसल सकता है। लेकिन अमरीकी खिलाड़ी हिच इस बात को मानने से इनकार कर देता है। इसी बात पर दोनों के दरमियान एक बार फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। हिच और सेम के दरमियान बहस बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि हिच का कोच भी मान लेता है सही कह रहा है। जैसी पानी की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हिच अब भी अपनी जिद पर कायम रहता है। उधर लिली जिस टूटे हुए हिस्से पर मौजूद थी वो आहिस्ता आहिस्ता दूर बहने लगता है। जख्मी पीर के बावजूद उसे पानी में उतरकर तैरना पड़ता है। काफी जद्दोजहद के बाद वो दरमियानी हिस्से तक पहुंच जाती है। सेम उसे जिंदा देखकर सिख का सांस लेता है और दोनों दोबारा मिल जाते हैं। लेकिन इसी लम्हे एक शार्क अचानक कोच पर हमला कर देती है। जैसी उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर वो भी शार्क का शिकार बन जाता है। ये मंजर देखकर हिच का गुस्सा फट पड़ता है। वो सारी जिम्मेदारी सेम पर डाल देता है और उसकी मारपीट शुरू कर देता है। एन उसी वक्त बीन वहां पहुंच जाता है और हिच को जोर से खींचकर अलग कर देता है। दूसरी तरफ जहाज के उल्टे पड़े हुए हिस्से में जोई कहती है कि वो नीचे तीर कर बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर सकती है, लेकिन मीट उसे रोक देता है। अगरचे उसका हाथ टूटा हुआ था, फिर भी वो खुद जाने पर इसरार करता है। बेकी उसे मना करती है, मगर मीट उसकी बात नहीं मानता और एक हाथ के सहारे पानी में उतर जाता है। बड़ी मुश्किल से वो जहाज के नीचे से गुजरकर समंदर की सतह तक पहुंच जाता है। ऊपर आते ही वो जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगता है। इसी दौरान उसे कोरा के वालिद दिखाई देते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे एक शार्क उन पर हमला कर देती है और उन्हें निगल जाती है। ये खौफनाक मंजर देखकर मीट दहशतजदा हो जाता है। इधर दरमियानी हिस्से में बीन सबको बताता है कि वो लोग हकीकत में बहुत खुशकिस्मत हैं। वो कहता है जहाज में कल 293 लोग थे, लेकिन अब मुझे बमुश्किल 30 लोग जिंदा नजर आ रहे हैं। वहाँ चंद लाइफ राफ्ट्स भी मौजूद थी। बीन ELT इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर तलाश करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कोरा अब भी अपने वालिद को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार बीन ELT को फाल कर देता है और उसे पकड़ने के लिए डीन के हवाले कर देता है। इसी दौरान एक शार्क कोरा की तरफ बढ़ती है, लेकिन बीन दौड़कर उसकी जान बचा लेता है। मगर मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थी। उनकी एक लाइफ राफ्ट बहकर दूर चली जाती है और दरमियानी हिस्से में दोबारा पानी भरने लगता है। इसी अफरा तफरी में डैन के हाथ से ELT समंदर में गिर जाता है। इधर सेम एक सूटकेस के सहारे तीर रहा था और उसके साथ बेहोश हिच भी मौजूद था। जब बैन डैन से ELT मांगता है तो डैन बताता है कि वो पानी में गिर चुका है। ऊपर से वो उल्टा बैन को ही मोरदे इल्जाम ठहराता है। अगर ये इतना जरूरी था तो खुद संभाल कर रखते। ये सुनकर बैन को शदीद गुस्सा आता है। इसी दौरान कोरा दौर सेम को तैरते हुए देख लेती है। बैन समझ जाता है कि उन्हें सेम और हिच को भी बचाना होगा, लेकिन चारों तरफ शार्कें घूम रही थी। डैन वहां जाने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। गुस्से में आकर वो बैन को मक्का भी मार देता है और कहता है कि ये सब इसी की गलती है। बैन भी उसे जवाबन मक्का मारता है और सख्त लहजे में कहता है हम वहां जा रहे हैं और तुम भी मेरे साथ चलोगे। कुछ देर बाद बीन और डैन तैरते हुए सेम और हिच
तक पहुंच जाते हैं। शार्कें तकरीबन उन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन बीन बर वक्त दोनों को बचा लेता है। दूसरी तरफ उल्टे पड़े जहाज के हिस्से में मजीद इंतजार नामुमकिन हो चुका था। बेकी बाहर निकलने से इनकार कर देती है। वो सिर्फ जोई से कहती है फन को ले जाओ। जोई वादा करती है कि वो वापस आएगी। फिर फन को साथ लेकर बाहर निकलने लगती है। रास्ते में उन्हें मीट की लाश नजर आती है। किसी तरह वो समंदर की सतह तक पहुंच जाते हैं। करीब ही एक बंद पड़ी लाइफ राफ्ट तैरती हुई आ जाती है। इधर लिली अचानक आसमान में एक तैयारा देखती है। तमाम लोग पूरी ताकत से हाथ हिलाकर मदद मांगते हैं, लेकिन वो जहाज उन्हें देखे बगैर आगे निकल जाता है। इसी दौरान जोई राफ्ट खोल लेती है। वो फन को उसमें बिठाने ही वाली थी कि अचानक एक शार्क हमला कर देती है। खुशकिस्मती से शार्कें आपस में लड़ने लगती हैं। मौका गनीमत जानकर जोई फन को राफ्ट में बिठा देती है और खुद भी किसी तरह ऊपर चढ़ जाती है। उसके पैर से काफी खून बह रहा था। चंद लम्हों बाद वो बेहोश हो जाती है। अब फन बिल्कुल अकेला रह जाता है। वो जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगता है। इसी वक्त उसे महसूस होता है कि राफ्ट नीचे से हिल रही है। वो झुककर नीचे देखता है तो एक शार्क राफ्ट से टकरा रही होती है। खौफ के मारे उसका तवाजुन बिगड़ जाता है और वो राफ्ट के किनारे से लटक जाता है। आसमान पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नमूदार होता है, जबकि एक चीनी फिशिंग शिप भी इमदाद के लिए रवाना हो जाती है। बाद में हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यू स्विमर नीचे उतारा जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरता है एक शार्क उस पर हमला कर देती है। उसे वापस खींचने की कोशिश की जाती है, मगर शार्क उसे अपने जबड़ों में जकड़ लेती है। रस्सी अब भी हेलीकॉप्टर से बंधी होती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का तवाजुन बिगड़ जाता है। चंद ही सेकंड में हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह हो जाता है। आखिरकार एक चीनी फिशिंग शिप जिंदा बच जाने वालों तक पहुंच जाती है। कोरा एक टूटे हुए हिस्से पर अकेली खड़ी थी और वहां से जाने से इनकार कर रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके वालिद अभी भी वहीं हैं। बीन उसे समझाता है, फिर उसे अपने साथ बांधकर तैरने लगता है। चारों तरफ शार्कें मौजूद थी। तब चीनी माहीगीर एक बड़ा फैसला करते हैं। वो अपनी पकड़ी हुई तमाम मछलियां समंदर में फेंक देते हैं ताकि शार्कों की तवज्जो बढ़ जाए। ये तरकीब कामयाब हो जाती है। बीन अपनी फ्लेयर गन से एक शार्क की तरफ फायर करता है, जिसके बाद बाकी शार्कें भी मछलियों की तरफ मुड़ जाती हैं। दूसरी तरफ डीन को पानी में सिगरेट का एक पैक तैरता हुआ मिल जाता है। वो आराम से सिगरेट पीने लगता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहती। अगले ही लम्हे एक शार्क उस पर हमला करती है और उसे समंदर में घसीट ले जाती है। बिलाखिर बाकी तमाम जिंदा बच जाने वाले अफराद को बचा लिया जाता है। बाद में सिम लिली से कहता है कि उसने उसका खत कभी नहीं पढ़ा। लिली मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे मालूम है तुमने पढ़ लिया था, बस अपने जज्बात छुपा रहे थे। ये सुनकर सेम मोहब्बत से उसके माथे पर बोसा देता है। इसी दौरान फोन नेटवर्क बहाल हो जाता है। कोरा फौरन फन के जीपीएस ट्रैकर की लोकेशन चेक करती है। लोकेशन मिलने पर सब लोग इस समत में जाते हैं और एक लाइफ राफ्ट दरियाफ्त करते हैं। उसमें जोई बेहोश पड़ी होती है, जबकि फन जिंदा मौजूद होता है। फन को देखकर कोरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो उसे गले लगाकर माफी मांगती है। आखिर में मालूम होता है कि बीन का बेटा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है। बीन अपनी बीवी को फोन करता है, फिर अपने बेटे से बात करते हुए कहता है, मैं घर वापस आ रहा हूँ। इसी जज्बाती लम्हे के साथ कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।